गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग आर्म्स एंड द मैन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि जीवी शाह द्वारा लिखा गया है। जीवी सी का एक बहुत बेहतरीन प्ले है। और हम लोग जो वेस्ट बंगाल का जो टीजीटी होने वाला है, वेस्ट बंगाल का, उसमें ये जो है आपका टॉपिक है। तो ये वेस्ट बंगाल को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस प्ले को पढ़ने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी साथी वेस्ट बंगाल टीजीटी देने वाले हैं उनको इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इसकी जो सेटिंग है, सेटिंग इसकी क्या है? सेटिंग इसकी है बुल्गारिया, ठीक है। और ये जो उस समय जो आपका वार चल रहा था, वो वार था सर्बो बुल्गारियन वार, जो कि 1885 में चल रहा था। उसी के दौरान जो है ये आपका प्ले लिखा गया। तो इसमें जो है, जो हमारी जो स्टोरी है इसकी, तो इसमें एक जो है सैनिक है, उसकी कहानी है, और सैनिक की क्या सोच है युद्ध को लेकर के, वार को लेकर के, वो क्या सोचता है, उसके बारे में इस प्ले में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली उस जो कैरेक्टर के माध्यम से जो ये दिखाने का प्रयास किया गया है, आर्म्स एंड द मैन, तो इसमें यह है कि जो कैरेक्टर है, हमारा जो हीरो है, वो युद्ध के खिलाफ है। वो युद्ध के खिलाफ है। वो चाहता है कि हमें युद्ध से हर एक चीज़ हासिल नहीं की जा सकती, हर एक चीज़ों को नहीं जीता जा सकता। और ये बात सच भी है कि अगर हमने युद्ध से तो बहुत सरहदें जीत सकते हैं, लेकिन अगर किसी कंट्री को, किसी क्षेत्र को अगर प्यार से जीते तो एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और युद्ध ने हमारे पूरे विश्व का बहुत नुकसान किया, और सबसे पहले उसने जो नुकसान किया वो मानवता का नुकसान किया। तो बाद में सभी देशों को ये एहसास हुआ कि युद्ध से जो है चीज़ें नहीं बन सकती हैं, युद्ध से केवल विनाश हो सकता है। तो सभी देश मिल कर के युद्ध के खिलाफ जो है यह युद्ध को रोकने का काम किया। इसके लिए तमाम संगठन बने, यूनाइटेड स्टेट बने, संयुक्त राष्ट्र संघ बने, जिससे कि देश को, पूरे विश्व को शांति से चलाया जा सके। तो कुछ इसी तरह से ये इसकी थीम है। आइए हम लोग देखते हैं। तो सेटिंग आपसे पूछेगा तो सेटिंग याद रखना है, बुल्गारिया है। और इसमें हम लोग जो है कैरेक्टर्स को ध्यान में देखते हैं, उसको पढ़ते हुए चलते हैं। तो इसमें एक कैरेक्टर जो आपका है रैना पेटकॉफ। कैरेक्टर कौन है? रैना पेटकॉफ महोदय है। और ये कौन है? ये जो एक रोमांटिक बुल्गारियन वुमेन है, और एक वेल्दी फैमिली से आती हैं। और दूसरा हमारा है कैप्टन ब्लंचली। कैप्टन ब्लंचली हमारा हीरो है। और ये आपकी रैना महोदया, ये हीरोइन है इस प्ले की। और कैप्टन ब्लंचली एक सोल्जर है, ठीक है, सर्बियन सोल्जर है। और लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, रियलिस्टिक व्यक्ति हैं। सर्बियन है, ये स्विस की तरफ से लड़ते हैं, ये भी ध्यान देना है। आगे देखते हैं। आगे हमारा एक कैरेक्टर है सर्जियस सारानोफ। ये रैना का फियांसी है, मंगेतर है, इससे इनकी शादी होने वाली है। और ये भी एक ऑफिसर है, बुल्गारियन ऑफिसर है, आइडियलिस्टिक है। अगली कैरेक्टर हमारी हैं कैथरीन महोदया, जो कि रैना हीरोइन की मदर हैं। आगे हैं मेजर पेटकॉफ, जो रैना के फादर हैं। एक कैरेक्टर आपकी लौका है, इसका भी अच्छा रोल है इसमें। और एक नौकरानी का रोल है, नौकरानी से ये रानी भी बनती हैं। रानी का मतलब कि ये बहुत बड़े घर की पत्नी भी बनती हैं, बहू भी बनती हैं। ये सर्वेंट है, ठीक है।
और बहुत क्लेवर है, एम्बिशियस भी है। एम्बिशन इसका क्या है? एम्बिशन बहुत हाई फाई है। ये सोचती है कि अगर हमें मौका ज़रा सा भी मिले बड़ा आदमी बनने का तो उस मौके को छोड़ूंगी नहीं। और ये वाकई में इस प्ले में इन्होंने मौका को नहीं छोड़ा, मौके को इन्होंने कैच किया। आगे कैरेक्टर हमारे निकोला महोदय हैं, ये सर्वेंट हैं ये भी, ठीक ना। और ये लौका के मंगेतर हैं, लौका से इनकी शादी होने वाली है, लेकिन बाद में लौका को जब मौका मिलता है तो इनको लात मार करके चली जाती है, इनको छोड़ देती है और वो शादी किसी और से कर लेती है, सर्जियस से। तो समरी इसका देखते हैं हम लोग। समरी क्या है? रैना प्राउडली एडमायर सर फियान सर्जियस। इसमें जो है रैना महोदया जो है शुरू में अपना जो मंगेतर है इनके सर्जियस महोदय, इनका बहुत एडमायर करती है, प्रशंसा करती है और उसको एज ए हीरोइक सोल्जर देखना चाहती हैं और देखती भी हैं। ड्यूरिंग द बैटल ब्लंचली अ टायर्ड एंड हंग्री स्विस मशीनरी escape एंड हाइड इन रैना रूम। और ब्लंचली महोदय जो इसके हीरो हैं और युद्ध चल रहा होता है और ये युद्ध से अपने जान बचा करके अपने आप को छुपा करके भगते हैं और आ करके रैना के रूम में छुप जाते हैं। फिर उसके बाद रैना हेल्प्स हिम हाइड द गिव्स हिम चॉकलेट्स। रैना जो है उसकी मदद करती है। शी इज सरप्राइज व्हेन ब्लंचली एडमिट्स ही डज नॉट बिलीव इन द हीरोइक वार आइडियल्स। और रैना महोदय को बहुत सरप्राइज होता है जब ये ब्लंचली ये बताते हैं कि उनको हीरोइक वार में, उनको युद्ध में कुछ भी आइडियल नहीं दिखता है, वो विश्वास नहीं करते हैं। वो ये नहीं मानता है कि युद्ध हो रहा है तो चलो अपने आप को तोप के सामने खड़ा करके उड़वा दो और अपने आप को शहीद का दर्जा प्राप्त करवा दो। उनका ये मानना है कि बहादुरी भी होनी चाहिए लेकिन उसमें समझदारी भी होनी चाहिए। ये समझदारी नहीं है कि 10 दुश्मन हमारे सामने बंदूक ले खड़े हैं तो उनके सामने हम सीना तान के खड़े हो जाएं, कदे उड़ा दो हमको। नहीं, इनका ये मानना है कि अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, चालाकी भी दिखानी है, जहाँ जिस तरह का माहौल हो उसके हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट भी करना है, ऐसे ही मानते हैं। नेक्स्ट डे क्या होता है? सर्जियस रिटर्न होम डिसइल्यूजन बिकॉज ही फील्स ही वुड नॉट गेट ए प्रमोशन। और वो जो है रिटर्न होते हैं और उनको डिसइल्यूजन होता है क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ऐसा फील होता है कि उनको प्रमोशन तो मिलेगा नहीं। वो जब अपने आप को छुपा करके भग गए हैं तो ऐसे कहाँ मिलने वाला है। आगे देखिए, ब्लंचली रिटर्न्स टू द पेटकॉफ हाउस होल्ड टू रिटर्न ए कोट। एक्चुअली जब ये जो है रैना महोदय घर जाते हैं तो ये जब वहाँ से वापस आते हैं, चूँकि रैना इनको बचा लेती है, ठीक है, हालांकि लौका देख लेती है इनको छुपा हुआ है, सारे सैनिक आते हैं तो खोजते हैं तो रैना महोदय इनको छुपा देती हैं और सैनिकों से बोलती हैं कि नहीं मेरे रूम में कोई नहीं है। सैनिक खोजते हैं, खोज के चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है लौका महोदय इनकी बंदूक को देख लेती हैं, वो समझ जाती हैं कि वो सैनिक कहीं छुपा हुआ है। खैर वो जब वापस जाता है ब्लंचली महोदय तो अपना जो है कोट भूल जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ लेगा कि ब्लंचली महोदय क्या भूल करके जाते हैं, तो कोट हमें याद रखना है, कोट भूल जाते हैं, ठीक है। सॉरी, कोट नहीं भूल जाते हैं, ये कोट जो है वहाँ से कोट लेकर के जाते हैं, ठीक है, अपने आप को छुपा करके वहाँ जाते हैं। फिर बाद में जो है रिटर्न करने के लिए आते हैं, ये ध्यान दीजिए, इसको रिटर्न करने के लिए आते हैं। यानी कि वहाँ जब जाता है रैना महोदय के कमरे से तो अपने आप को बचाने के लिए वो जो कोट ब्लंचली को देती हैं रैना महोदय, और फिर जब वो बाद में उस कोट को लौटाने के लिए आता है। रैना रियलाइज ब्लंचली सिमिलर एंड मोर ऑनेस्ट देन द सर्जियस। बाद में धीरे धीरे अब चूँकि जिसके अंदर युद्ध के प्रति नफरत होगी तो जाहिर सी बात है कि उसको मानवता के प्रति प्रेम होगा, तो उसको मानवता उसको उसके अंदर है, उसको जो ह्यूमैनिटी पसंद है, उसको लव पसंद है। वो ये सोचता है कि जीवन हमारा मिला है तो क्यों अपने जीवन को जो है केवल युद्ध में गंवाएं, क्यों नहीं इसको प्यार में गंवाएं। तो उसके अंदर प्यार है। तो ये होता क्या है कि ये रैना को भी रियलाइज होता है कि ब्लंचली जो है सिंपल है, बहुत ऑनेस्ट है, जितना कि या सर्जियस से भी ज़्यादा ये इसके अंदर ऑनेस्टी है, ये सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। तो धीरे धीरे रैना महोदय भी उनके तरफ अट्रैक्ट होती हैं। सर्जियस फ्लर्ट विथ लौका।
और इधर क्या हो, इधर जो आपके सर्जियस महोदय हैं ये लौका महोदय को फ्लर्ट करते हैं, ये उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अब ये इस तरह के व्यक्ति हैं कि जहाँ इनको चांस मिलेगा वहाँ ये चांस का लाभ उठाएंगे, सर्जियस महोदय हैं। एंड ग्रोथ जेलस एंड सस्पिशियस ऑफ द रैना, और ये जो सर्जियस महोदय हैं वो रैना पे सस्पेक्ट करते हैं और जेलस फील करते हैं बिकॉज ऑफ ब्लंचली। सर्जियस चैलेंज ब्लंचली टू ड्यूएल, एक बार जो है सर्जियस जो है इसी द्वेष में ब्लंचली महोदय को ड्यूएल के लिए प्रेरित करता है, उनको ड्यूएल करने की चैलेंज करता है, और जो कि ब्लंचली महोदय उसको अवॉइड कर देते हैं, उसको अनदेखा कर देते हैं। तो आगे देखिए क्या है। ट्रूथ्स कम आउट अबाउट द फॉल्स हीरोइज्म एंड रोमांटिक आइडियल्स, रैना एंड सर्जियस ब्रेक ऑफ देयर एंगेजमेंट। एक बार जो है ये रैना और ब्लंचली महोदय बैठ के बातें करते हैं, ठीक है, साथ लाइब्रेरी में। तो ये ब्लंचली महोदय, वो सर्जियस महोदय वहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, तुम जो है मेरे पीछे जो है मुझे धोखा दे रही हो। तो ये रैना महोदया भी उनको जवाब देती हैं कि ठीक है मैं तो धोखा दे रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो लौका के साथ जो है कि फ्लर्ट कर रहे हो उसको, उसके साथ जो है तुम चांस ले रहे हो। तो जवाब देती हैं रैना महोदया, तत्कालिक जवाब उनको मिल जाता है सर्जियस महोदय को, और वो लास्ट में एंगेजमेंट ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। और जो सर्जियस महोदय हैं वो लौका को प्रपोज कर देते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। लास्ट में जो लौका की शादी आपकी सर्जियस से हो जाती है और रैना महोदय की शादी जो है ब्लंचली से हो जाती है। चूँकि ब्लंचली भी बहुत अच्छे परिवार का है, पैसे वाला आदमी है, तो रैना के मम्मी पापा को कोई दिक्कत नहीं है, वो सहज एक्सेप्ट कर लेते हैं। ब्लंचली अनएक्सपेक्टेडली इनहेरिट्स वेल्थ एंड प्रोपोज टू रैना, यानी कि ये भी जो है बहुत इनहेरिट इनके पास होता है, बहुत धन संपत्ति होता है, ठीक है, जो कि रैना उसकी मालकिन बनती हैं। द प्ले एंड्स विद रियलिस्टिक व्यूज ऑन लव वार हाईलाइटिंग द फुलिशनेस ऑफ रोमांटिक वार आइडियल्स। और लास्ट में ये जो प्ले अंत होता है जिसमें कि रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन इसका ये होता है कि इसमें लव को ज़्यादा इसमें तवज्जो दिया गया है, और जो वार के जो फुलिशनेस है कि एक जैसे कि मैंने बताया ना कि युद्ध में लोग ऐसा सोचते हैं कि एकदम अपने आप को जो है अमर कर देना है, शहीद कर देना है, तो इस विचारधारा को वो नहीं है। और ये थीम यही कहती है कि हमें जो है बौद्धिकता का प्रयोग करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये प्रयास करना है कि युद्ध के बजाय अगर लव से अगर सेटलमेंट हो जाए तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये रहा आपका जो है मोटा मोटी थीम इसका जो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी साथी हैं वो कम इसकी स्टोरी जानते होंगे, मैं शॉर्टकट में इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी थीम क्या है, यहाँ पे थीम देख लीजिए। वार इज़ फुलिश नॉट हीरोइक, रियल सोल्जर ऑफन प्रैक्टिकल सर्वाइवर नॉट हीरोज। जो आपके जो सोल्जर्स होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल का मतलब कि जहाँ पे जो सिचुएशन चाहिए उस सिचुएशन को पहचानते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और आपका जो है इसमें सोशल क्लास प्रिटेंशन वर्सेस रियलिटी, जो सोशल क्लास है, ठीक ना, उसको इसमें प्रस्तुत किया गया है, उसके प्रिटेंशन को प्रस्तुत किया गया है। लव ग्राउंडेड इन ट्रूथ नॉट फैंटेसी, जो लव होता है, ठीक है, वो इर्द गिर्द किससे घूमता है, ट्रूथ के इर्द गिर्द घूमता है, वो सच्चाई के आसपास घूमता है, सच्चाई उसके अंदर होनी चाहिए, न कि वो फैंटेसी एंजॉय के लिए, आनंद के लिए नहीं होना चाहिए। कोटेशन देख लीजिए, कोटेशन क्या है, इसके कोटेशन है आपका, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। यू शी स्लीप और नो स्लीप, हंगर नो हंगर, टायर्ड नॉट टायर्ड, यू कैन ऑलवेज डू अ थिंग व्हेन यू नो इट मस्ट बी डन। ये ब्लंचली महोदय का कोटेशन है, स्टेटमेंट है। इसमें क्या कहते हैं कि जब हमें कोई काम करना होता है तो चाहे हमें नींद आ रही हो, ठीक है, या चाहे हमें भूख लगी हो, नींद आ रही हो चाहे भूख लगी हो, ठीक है, और चाहे आपका टायर्डनेस हो, चाहे थकान ही क्यों ना हो, ठीक है,
भूख लगी हो, नींद आ रही हो या थकान हो गया हो, ठीक है, लेकिन हमें हर स्थिति में वो हमें मस्ट बी डन, हमें अपने काम को संपन्न करना होता है। आई मीन द नोबल एटीट्यूड एंड द थ्रिलिंग वॉइस। ये रैना महोदय करती हैं, सर्जियस के बारे में कहती हैं कि हमारे मंगेतर की बहादुरी और आत्मविश्वास के दिखावे की बात वो करती है कि उसका जो मंगेतर है उसका जो एटीट्यूड है, ठीक ना, जो आत्मविश्वास है, ठीक है, उसमें दिखावा है, उसमें दिखावा है, स्नोबरी है, रियलिटी उसमें नहीं है। अगला, आई विल नॉट बी कावर्ड एंड थ्रिलर। ये सर्जियस महोदय का है। उन्होंने ये कहते हैं कि मैं कावर्ड नहीं हूँ, डरपोक नहीं हूँ, ठीक ना, और मैं गंवार भी नहीं हूँ, डरपोक भी नहीं हूँ, मैं एक क्या हूँ, बहादुर आदमी हूँ, मुझे सम्मान पसंद है, ठीक है। ये कहना है सर्जियस महोदय का। दैट इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन सर्विस, ठीक है। आइए ब्लंचली महोदय का, तो क्या सीक्रेट है सक्सेस का भाई, ये क्या कह रहे हैं, सीक्रेट का जो सक्सेस का सीक्रेट है वो सर्विस है, लगातार काम करते रहना है, कड़ी मेहनत है, सच्चे मन से सेवा करना है, तभी आदमी जो है सफल होगा। अपने खुद ही नहीं करते हैं, भगाते हैं। अगला है द सीक्रेट इज थिंकिंग हाउ टू किल यू विदाउट गेटिंग किल्ड हिमसेल्फ। इसमें रियलिज्म को दिखाया गया है, ठीक ना, इसको रियलिज्म वार का जो रियलिज्म है उसको ग्लोरीफाई किया गया है इसमें, ठीक ना, कि जो आपका रियलिज्म है वो वार से ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सैनिक युद्ध में जितना अपने आप को बचाता है उतना ही चालाकी से दुश्मन को हराने की भी कोशिश करता है। शुरू में हमने ये बात बताया कि जो सैनिक है तो सैनिक के अंदर ये होना चाहिए कि उसको ये भी कोशिश करनी है कि दुश्मन को कैसे हराना है, ठीक है, और युद्ध में अपने आप को कैसे बचाना है ये भी देखना है, और हमें युद्ध को कैसे जीतना है ये भी देखना है, ठीक है। युद्ध कोई रोमांटिक चीज़ नहीं है कि एकदम जैसे रोमांटिक आदमी हो जाए और उसमें अपने आप को एकदम फना कर ले, ख़त्म कर ले, ऐसा नहीं है। आई एम ए सोल्जर नॉट ए पोएट, ये कहता है ब्लंचली कि मैं एक सोल्जर हूँ, मैं एक पोएट नहीं हूँ। ये शायद रैना महोदया से कहता है। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें देख लेते हैं कि ये जो बायोग्राफी है जीबी सा की, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज ए फेमस आयरिश राइटर। देखिए आपसे पूछ लेगा कि जो आपके जो जीबी सा हैं वो कहाँ के पोएट हैं, तो ये आयरिश पोएट हैं। इनका जन्म आपका जो है 26 जुलाई 1856 में हुआ है। कहाँ हुआ है, डुबलिन में हुआ है, आयरलैंड में हुआ है। आयरलैंड में हुआ है तो इसलिए आयरिश पोएट हैं ये। और ये कह रहा है कि इन 1876 ही मूव टू लंदन। ये जो है लंदन चले जाते हैं, कब, 1876 में। और वहाँ पे ये इसलिए जाते हैं कि वहाँ राइटर बन सकें। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में व्यक्ति को हीरो बनना है, नायक नायिका बनना है, तो उसे मुंबई जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसी तरह से वहाँ भी ये ऐसा था कि अगर उनको राइटर बनना है तो उनको लंदन जाना पड़ेगा, बड़े शहर में जाना पड़ेगा। एट फर्स्ट ही रोट नॉवेल्स, शुरू में तो उन्होंने नॉवेल लिखा, लेकिन वो जो है उसको पब्लिश नहीं करा सके क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी मनी की, पैसे की। ही स्पेंड मच टाइम रिगार्डिंग एट स्टडिंग एट द ब्रिटिश म्यूजियम रीडिंग रूम टू लर्न मोर बाई हिमसेल्फ। और स्वतः ही अपने आप को पढ़ाई में उन्होंने व्यस्त रखा ब्रिटिश म्यूजियम में, ताकि वो अपने आप को ऊंचाइयों पे लेके जा सके। सा बिकेम इंटरेस्टेड इन सोशलिज्म, सोशलिज्म में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था जिसका नाम था फेबियन सोसाइटी। और उसका क्या काम क्या था, वो चाहती थी समाज में चेंज लाना ब्रिटेन में। जीबी सा जर्नलिस्ट की तरह काम किए, थिएटर क्रिटिक के रूप में काम किए और प्ले राइट के रूप में काम किए। और क्या किए, हिज प्लेज वर डिफरेंट फ्रॉम अदर एट द टाइम बिकॉज दे टॉक अबाउट द सोशल इशू। उस समय के जो अन्य आपके ड्रामेटिस्ट थे उनके जो प्ले थे जीबी सा के, उनसे अलग थे। क्यों, क्योंकि वो सोशल चेंजेज लाना चाहते थे, ह्यूमन रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने जो है ह्यूमर का प्रयोग किया है, शार्प आइडियाज़ का प्रयोग किया है। और उनके कुछ महत्वपूर्ण जो बहुत फेमस जो उनके क्रिएशन थे
उनमें से आपका पिग्मेलियन है, ठीक है, जो कि 1912 में लिखा गया, बहुत फेमस था, ठीक है। पिग्मेलियन जो है बहुत ही बेहतरीन इनका क्रिएशन था। इसको बाद में जो है माई फेयर लेडी के रूप में प्रकाशित किया गया था। ये लिखा गया था किसके द्वारा? फ्रेडरिक लोक के द्वारा। फ्रेडरिक लोक के द्वारा लिखा गया था। और ये जो है एक इसमें जो है इसको फिल्म के रूप में भी प्रदर्शित किया गया था एज ए सेम ने माई फेयर लेडी के रूप में ही सेम इसको आपका 1964 में एज ए फिल्म इसको प्रकाशित किया गया था। और इसमें म्यूजिक देने का काम एलन लर्नर ने किया था। एलन लर्नर, ठीक है। यानी कि जो आपका पिग्मेलियन था वो आपका बाद में जो है म्यूजिकल फॉर्म में इसको प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा फ्रेडरिक लोवे के द्वारा बाद में इसको फिल्म भी बनी थी 1964 में। और अगला इनका महत्वपूर्ण क्रिएशन था मैन एंड सुपरमैन, जो कि 1903 में आया था। आर्म्स एंड द मैन जो भी आप पढ़ रहे हैं 1898 में है। देखिए यहाँ पिग्मेलियन वाज लेटर यहाँ पे देखिए पिग्मेलियन जो है बाद में मेड इनटू म्यूजिकल कार्ड, मतलब म्यूजिकल इसको क्रिएशन किया गया था माई फेयर लेडी के रूप में, ठीक है। और किसने किया था? फ्रेडरिक लोवे ने किया था। और इसमें म्यूजिक देने का काम किया था एन लर्नर ने। और जीबी शाह को नोबेल प्राइज़ मिला था कब? 1925 में, ठीक है। और एकेडमिक अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था फॉर द मूवी वर्जन ऑफ पिग्मेलियन की जो मूवी वर्जन आई थी, जो हमने बताया कि माई फेयर लेडी के रूप में आया था, उसमें इनको एकेडमी अवार्ड भी मिला था। शाह वाज आल्सो नोन फॉर द सपोर्टिंग वुमेंस राइट, इन्होंने वुमेंस राइट को भी बहुत सपोर्ट किया, वेजिटेरियनिज्म को सपोर्ट किया, सोशलिज्म को सपोर्ट किया। ही लिव्ड ए लॉन्ग लाइफ एंड कंटिन्यू टू राइट प्ले एंड एसे, इन्होंने लगातार प्ले और एसे को लिखते रहे, ठीक है। ही डाइड ऑन नवंबर 2 1950, इनकी जो डेथ हुआ था 2 नवंबर 1915 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। तो ये आपका जो है जीबी शाह के बारे में भी शॉर्टकट में आपका बायोग्राफी हो गया। और बाकी आर्म्स एंड द मैन के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लिए, कैरेक्टर के बारे में पढ़ लिए, फेमस कोटेशन के बारे में पढ़ लिए। और इस पर हम लोग जो है MCQs करेंगे। तो MCQs के लिए अलग से एक वीडियो हम लोग बनाएंगे, अलग से सेशन लिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।